बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में हमारे पास तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। और इन्हीं से किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो डिटरमिन की जाती है। जब हमने रेलेवेंट कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी तो हमें अगेन इन तीनों एलिमेंट्स की ही रेलेवेंट कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी: मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की। तो अभी हम इनिशियली जरा बात करते हैं कि मटेरियल के केस में रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स हेल्ड इन इन्वेंट्री कैन नेवर बी अ रेलेवेंट कॉस्ट। तो ये तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट में ही पढ़ चुके हैं कि जो कॉस्ट आप ऑलरेडी इंकर कर चुके हैं वो तो रेलेवेंट कॉस्ट हो नहीं सकती। मेरे पास एक स्टॉक में आइटम पड़ा हुआ है तो मैं उसको इस्तेमाल कर लूँगा अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो नहीं होगी जितने का मैंने ख़रीदा है। तो लेट्स से मैं एक प्रोडक्ट वन बना रहा हूँ ऑलरेडी, और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट टू बनाऊँ। ठीक है जी। तो अब मेरे पास जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है वो मैं इसके लिए भी यूज़ करता था और अब मैं इसको इधर भी यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो मुझे सबसे पहले देखना ये होगा कि जो रिक्वायर्ड मटेरियल है क्या वो मेरे वेयर हाउस में इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। इसका आंसर डेफिनेटली दो में से कोई एक होगा, या तो यस या फिर नो। ठीक है, या तो वो मेरे वेयर हाउस में होगा या वो मेरे वेयर हाउस में नहीं होगा। अगर तो वो मेरे वेयर हाउस में नहीं है तो फिर इसका मतलब अगर मैं इस प्रोडक्ट को फिर भी बनाने जा रहा हूँ तो इसका मतलब मार्केट से ख़रीद कर लाऊंगा। तो उसकी जो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी, यानी जितने का अब वो मुझे मार्केट में मिलेगा जब मैं ख़रीदने जाऊँगा, तो वो कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाएगी ना। तो वो रेलिवेंट कॉस्ट है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होगी दिस विल बी अ रेलिवेंट कॉस्ट जिस वक्त मैं वो मार्केट से ख़रीदूंगा, क्योंकि डेफिनेटली जब मैं डिसीजन कर रहा हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट को बनाना है और वो जो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए है वो मेरे पास इन्वेंट्री में मौजूद नहीं है, तो फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से मुराद ये होता है कि आज मेरे पास अगर कोई सामान मैंने बाज़ार से लाना हो तो वो कितने में आएगा सामान। तो वो रेलिवेंट कॉस्ट होती है उसकी, सॉरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है जो कि रेलिवेंट कॉस्ट होगी मेरे इस डिसीजन के केस में। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर वो मेरे पास ऑलरेडी मेरे वेयर हाउस में पड़ा है रॉ मटेरियल, तो फिर मुझे क्या देखना है। तो फिर मुझे एक और चीज़ देखनी है कि क्या वो मटेरियल मेरे रेगुलर यूज़ में है, क्या मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ अपने किसी और प्रोडक्शन में। तो अगेन इसका भी आंसर या तो यस होगा या फिर नो होगा। और अगर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि जितना मैं अब अपनी प्रोडक्ट टू के लिए इस्तेमाल करूँगा उतना ही मुझे दोबारा ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट वन के ऊपर भी तो उसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो रेगुलर यूजेज है उसका आंसर क्या है, मुझे मेरे पास अभी यस है कि मतलब मैं उसको रेगुलरली इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे उतना सामान दोबारा ख़रीद के लाना पड़ेगा। तो अब प्रोडक्ट टू बनाने की जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी वो उसकी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही रेलिवेंट कॉस्ट होगी। सो क्वाइट सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट टू बनाने का फ़ैसला कर रहा हूँ और मेरे पास स्टॉक में सामान नहीं है तो बाज़ार से लाऊंगा, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो गई, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और अगर मेरे पास वो स्टोर में पड़ा है लेकिन वो ऑलरेडी मैं रेगुलर यूज़ भी करता हूँ उसको अपने ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ उसके लिए, तो इसका मतलब जितना सामान उठाकर अपने इस प्रोडक्ट टू के लिए ले जाऊँगा उतना नया भी ख़रीद के लाना पड़ेगा, ताकि जो पहली प्रोडक्ट बन रही है उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट मटेरियल की। लेकिन अगर वो रेगुलर यूज़ में नहीं है तो फिर क्या करना होगा, फिर ये देखना होगा कि उसका अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं उसको स्क्रैप के तौर पे बेच दूंगा या मैं उसको कुछ और इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो डिस्पोजल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जितने का वो बेचा जा सकता है, तो ज़ाहिर है अब मैं बेचूंगा नहीं बल्कि उससे प्रोडक्ट टू बनाने लग जाऊंगा। तो मैंने एक फ़ायदा जो है वो अपने हाथ से गंवा दिया, और वो क्या गंवा दिया कि जितने का मैं उसको स्क्रैप के तौर पे बेच सकता था। तो ये जो मैंने फ़ायदा गंवा दिया इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये मेरे लिए जो डिस्पोजल वैल्यू होगी दैट विल बी द रेलिवेंट कॉस्ट। और अगर मैं उसको किसी और अल्टरनेट यूजेज में भी ला सकता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसको प्रोसेसिंग करके लेट्स से प्रोडक्ट थ्री भी बन सकती है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ पे इसरार कर रहा हूँ, आई एम इंसिस्टिंग कि मैं प्रोडक्ट टू ही बनाऊंगा। तो प्रोडक्ट थ्री से जो कंट्रीब्यूशन आना था, कंट्रीब्यूशन अब आपको पता होना चाहिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जो कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट थ्री से आना था वो मैंने फोरगो कर दिया है। तो अब अगर ये दोनों सिचुएशंस मौजूद हों तो मैं इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी उसको अपने लिए रेलिवेंट कॉस्ट मानूंगा। ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट जब हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर होनी चाहिए कि वो
कॉस्ट जो डिसीजन करने की वजह से इनका करनी पड़ जाए, या वो बेनिफिट्स जो डिसीजन करने की वजह से फोरगो करने पड़ जाएं, छोड़ने पड़ जाएं, वो सारे रेलिवेंट कॉस्ट की कैलकुलेशन में शामिल किए जाते हैं। सो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो अभी हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।